प्रेरित था कि एक अर्थ को एक फूल के बीच में जो है वो रखा गया था, और ये देखते हुए कि किस तरह से तमाम बाधाओं के बीच में हमें फूल की तरह से पवित्र कमल के फूल जैसे खिलते रहना है, भले ही नीचे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो। लेकिन ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये G20 समिट की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, सभी सदस्य देशों का पीएम मोदी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जब बाइडेन भारत मंडपम पहुंचे तो मोदी और बाइडेन की मुलाकात की गर्मजोशी देखते बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत किया, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए, एक डिप्लोमेसी में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और किस अंदाज में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वहां पे जिस तरह से कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो चक्र है, कोणार्क चक्र जो है वो दिखाया, उन्हें एक्सप्लेन किया, अपने आप में बहुत कुछ कह गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यन सूक येओल, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये भारत का गौरव काल है। ये उस भारत की तस्वीर है जिसे देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज पीएम ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये उस महान देश की पवित्र भूमि की धरोहर है जिसके पीछे एक स्वर्णमय इतिहास छिपा है। पीएम मोदी जब भारत मंडपम में दुनिया के 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे, तब सबकी नजरें उनके पीछे नजर आने वाले भव्य सूर्य चक्र पर जा टिकी। पीएम मोदी और मेहमानों के पीछे कोणार्क के भव्य सूर्य मंदिर का सूर्य चक्र दिख रहा था। विदेशी मेहमानों के स्वागत की इन तस्वीरों में सब कुछ दिखा। भारत की परंपरा दिखी, भारत की समृद्ध विरासत दिखी और भारत का गौरवमयी इतिहास भी दिखा। भारत की समृद्ध विरासत देख सभी मेहमान अचंभित थे। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी रहा नहीं गया। उन्होंने इस सूर्य चक्र के बारे में पीएम मोदी से पूछ लिया, जिसके बाद काफी देर तक पीएम मोदी कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बताते रहे। उन्होंने उंगलियों के जरिए सूर्य चक्र के बारे में हर जानकारी दी। इस दौरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन धैर्य के साथ भारत की इस समृद्ध विरासत की कहानी को सुनते रहे। सूर्य चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। राजा नरसिम्हादेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये सूर्य चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प का भव्य प्रतीक है। इस चक्र का घूमना काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। ये सूर्य देव के रथ को एक स्मारक के तौर पर दिखाता है। इस सूर्य चक्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। इस मंदिर को 13वीं सदी में नरसिंह देव ने बनवाया था, जो पूर्वी गंग वंश का शासक था। कहा जाता है कि नरसिंह देव ने कहा था कि 1200 कारीगर 12 साल तक इस मंदिर के अंदर रहकर इस मंदिर को बनाएंगे और उससे पहले कोई बाहर नहीं जाएगा। 1200 कुशल कारीगरों की 12 साल की मेहनत का ये जब सामने नतीजा आया तो दुनिया में कहा जाता है कि इतना खूबसूरत सूर्य मंदिर और कहीं नहीं है। ये लोकतंत्र के पहिए का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाता है। इस सूर्य चक्र को तैयार करने में 12 साल लगे थे, जिसे 12,000 कारीगरों ने तैयार किया था। जिस रथ में सूर्य चक्र लगा है उसे 7 घोड़े खींच रहे हैं, जो समय के प्रतीक है। ये बनाई गई हैं तीलियां, ये कितने हैं? 8। इनका क्या है? 8 पहर। 8 पहर 24 घंटा। 24 घंटे के 8 पहर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 3 घंटा में एक प्रहर होता। 3 घंटे का एक प्रहर। दिन रात मिला के 24 घंटा 8 प्रहर। अच्छा, इसलिए 8 लाठी है। ये 8 इसीलिए बनाए गए। ये सूर्य का रथ है और ये पूरे कितने इस तरफ है? 24, ये साइड 12, वो साइड 12। अच्छा, तो ये जगमोहन मंदिर के बाहर के हिस्से में है या जग मंदिर और मेन मंदिर दोनों मंदिर मिला के दोनों मंदिर की है। अगर हम बात करें इस पत्थर किससे बने हुए व्हील की, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी तरह से सूर्य मंदिर का एक व्हील है जो 3 मीटर के करीब होता है, जिसमें आप देखेंगे। और ये पूरी तरह से जिस तरह की ओरिजिनल शेप में है, इसको अलग अलग पत्थरों से मिला के बनाया गया है। ये पत्थर भी यहाँ
बाहर से लाए गए थे। कहा जाए तो ये सूर्य चक्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सार है। ये ऐसा चक्र है जो ऊर्जा, कौशल और प्रगति का प्रतीक है, जो भारत की महिमा का प्रतिबिंब है। जाहिर है पीएम मोदी ने इस सूर्य चक्र के जरिए पूरी दुनिया को भारत का इतिहास, परंपरा, विरासत तीनों की बेहतरीन मिसाल पेश की है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ G20 में क्या कुछ निकल कर आएगा, सामरिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, भारत ने इसको होस्ट किया है तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते किस ओर जाएंगे, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान, पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मार्गरेट मैक्लॉयड, प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश विभाग की, वो भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद हैं, शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ रक्षपाल मल्होत्रा हैं, पूर्व डिप्लोमैट हैं। हमारे साथ मनोज गेरोला जी हैं, एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क के। मोहित राज दुबे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी के पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मैक्लॉयड इस वक्त जुड़ चुके हैं। मार्गरेट मैक्लॉयड, आपसे हम सर समझना चाहेंगे, हमारे साथ शायद- यूनुस खान साहब भी हैं, फ्रांस से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जी। हैं। और मार्गरेट हमारे साथ नहीं जी, जुड़ी हैं अभी। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सर, सबसे पहले आपसे आपका रिएक्शन। पहला सेशन खत्म हो गया, बहुत जरूरी मुद्दा वन अर्थ, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी आती है, जिसमें पीस भी आती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्वलिटी, तमाम चीजें आती हैं। जी हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल ही इस G20 समिट का कोर था, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर हम अपने देश की बात करें और या फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, तो हमारे देश का एजेंडा पिछले 10 साल में या 9 साल में जो क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो हमारे एजेंडा के कोर में रहा है। जब भी मोदी जी को मौका मिला है वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और ख़ास तौर से अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं G20 के, या अब जो अफ्रीकन यूनियन जो शामिल हुआ है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ में एक कॉमन कॉन्सेंसस हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। जी, रक्षपाल मल्होत्रा साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस पहले सेशन से पहले जब शुरुआत हुई G20 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सहमति बन गई यूरोपियन यूनियन को परमानेंट सदस्य के तौर पर शामिल करने में। एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन एक आम आदमी ये समझना चाहेगा कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इससे फायदा क्या होगा, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत जो है अफ्रीकी देशों को, उसके अफ्रीकी देशों की यूनियन को शामिल कराने को लेकर इतना ज़्यादा इस प्रपोजल को लेकर एडमेंट था। जी, अफ्रीकन यूनियन का इसमें शामिल होने का एक सीधा मतलब तो ये हुआ कि जो ग्लोबल साउथ है उसको एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई। यहाँ 20 मेंबर हैं अभी तक, 19 तो कंट्रीज़ थे और एक उसमें यूरोपियन संगठन था। तो अगर अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया है तो उससे ये होता है कि जो साउथ ब्लॉक के जो लोग हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई। उनको भी इस विश्व मंच के ऊपर अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल गया। और क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का एक किस्म का लीडर माना जाता है, चीन भी उसमें शामिल है, तो भारत को इसमें एक किस्म की भारत के लिए एक बढ़त मिल गई है भारत को, कि अफ्रीकन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो अब इसके मेंबर रहेंगे, अफ्रीकन यूनियन इसकी मेंबर रहेगी। और जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, चाहे बाकी जितने भी इनके एजेंडा के आइटम हैं, उनके ऊपर अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मनोज सर, आप कुछ ऐड करना चाहें? हाँ, देखिए ऐसा है कि अफ्रीकन यूनियन की हम बात करें तो अफ्रीका की जो टोटल अफ्रीका की पॉपुलेशन 130 करोड़ की है आज की डेट में, और 55 देश इसमें हैं। और अगर हम इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ समस्याएं भी बहुत हैं। और जैसे कि आज की डेट में अफ्रीकन कंट्रीज़ कर्ज में डूबे हुए हैं, और वो कर्ज मैक्सिमम कंट्रीज़ ने चाइना से लिया है। चाइना आज की डेट में अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और साथ ही साथ जो लैंडर है जिसने सबसे ज़्यादा कर्ज दिया है वो भी चाइना ही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वहाँ के जो देश हैं वो चाइना के इस कर्ज के नीचे दबे हुए हैं जी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पूरा वर्ल्ड आज की डेट में अफ्रीका के साथ खड़ा हो। अब अफ्रीकन यूनियन क्योंकि G20 का पार्ट बन गई है, और इस G20 में हम लोग वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, IMF में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये, और इसका मतलब ये है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, खासतौर से अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा
मिल सके जी। तो जो एजेंडा अगर ऐसा हो जाता है, अगर G20 में रिफॉर्म्स होते हैं और तो अफ्रीकन यूनियन की और अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से अफ्रीकन यूनियन का से होगा कि रिफॉर्म किस तरीके के होने चाहिए या आने वाले टाइम पे पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अफ्रीका के लिए, ये बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और देखिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो अमेरिका के विदेश विभाग की अहम जिम्मेदारी निभाती हैं, इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रही हैं। मोहित राज दुबे हमारे जो सहयोगी हैं वो भी उनके साथ बने हुए हैं। मोहित, हमें आपसे बात करनी होगी। शायद मुझे लगता है मोहित उनको अपना ईयरपीस वगैरह दें, थोड़ा सा नेटवर्क थ्रू होने में शायद 1-2 मिनट अभी और लगेंगे। मार्गरेट से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे अनुराग के भारत और अमेरिका ने भी बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है इस प्लेटफॉर्म से। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में जिस तरह से भारत और अमेरिका ने अपने रिश्तों को मजबूती देते हुए मोहित शायद बात करेंगे उनसे, क्योंकि उनसे हम बात नहीं कर पा रहे। मोहित, मार्गरेट आपके साथ हैं। भारत और अमेरिकी रिश्तों की अगर हम बात करें तो उसको लेकर मार्गरेट का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से शी जिनपिंग की मौजूदगी और इस तरह से दोनों के बढ़ते हुए रिश्तों को चाइना को काउंटर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है, तमाम जो पहलू हैं उन पर आप उनसे बात करें एक बार। बिल्कुल पिनाज, एक्चुअली इनका कहना है मार्गरेट का कि डायरेक्ट आवाज़ प्रॉपर इनको नहीं आ रही है, तो मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हम इससे खास बातचीत खुद करते हैं। जिस तरीके से चाइना का रुख रहा है, जो उनका माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स में, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान को दिया है अमेरिका को लेकर, G20 को लेकर, किस तरीके से आप देखती हैं आज के इस दौर में, आज के इस सिनेरियो में? आखिरकार कौन प्रतिनिधि भेजेंगे वो हर एक देश का अपना फैसला है। जो भी चीन भेजेंगे हम उनके साथ G20 का काम करना चाहते हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिते पे शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि G20 प्रीमियर फोरम है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी अर्थव्यवस्था एक साथ बैठकर उनके फिरकेन डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप का दृष्टिकोण शेयर कर सकते हैं। और हम इसलिए अफ्रीकन यूनियन पहले से ही उनके मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे थे और बहुत खुश की बात है कि आज से वो मेंबर होते हैं। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, एक नया मंत्र दिया है उन्होंने, और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो वर्ल्ड डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको बढ़ाना होगा। उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? हम समझते हैं कि फिरकीन बात से ही हम ओवरकम कर सकते हैं। हम इसलिए शिरकत कर रहे हैं इस G20 में, और हम इसलिए 2026 में खुद G20 अमेरिका में मेज़बानी करना चाहते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि अमेरिका में, लेकिन जो G20 हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है, उससे कितना ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव है? क्या निकल के आने वाला है वर्ल्ड सिनेरियो के मद्देनज़र अगर हम इसको देखें तो? हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा कर रहे हैं। जब मिनिस्टरियल स्टेटमेंट्स में पूरी तरह का अग्रीमेंट नहीं हुआ, अपने चेयरमैन स्टेटमेंट से इंडिया इंटरनेशनली एग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके वो डिबेट, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी समझाया, और वो बुनियादी उसूल जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लिखे हुए हैं उसको इजहार किया। इंडो यूएस स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप आप लोग लगातार दोनों देशों को लेके, कल बाइडन और मोदी के बीच जो बातचीत भी हुई है, स्ट्रेटजिक बातचीत हुई है, इस बातचीत को आप आगे किस तरीके से देख रही हैं? रिश्ते कितने मधुर दोनों देशों के बीच आप देखती हुई नजर आ रही हैं? हमारे ख्याल में इंडिया और अमेरिका के दोनों ताकत एक साथ करे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात है, और हम इसलिए हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत सारे क्षेत्र हाईलाइट किया जिसमें हमारा कोऑपरेशन हो रहा है और बढ़ जाएंगे। स्पेस, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सशक्तिकरण, खास करके डिजिटल क्षेत्र में, इन सभी और उससे ज़्यादा इश्यूज़ हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में आ गए, और हमारे आशा है कि भविष्य में हमारे कोऑपरेशन और बढ़ जाएंगे। मार्गरेट, आपने बड़ी बात कही कि सरफेस से लेके स्पेस तक
को लेके आप लोगों की बातचीत हुई है? क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में सरफेस से लेके स्पेस तक के रिलेशनशिप हमारे बनेंगे अमेरिका के साथ? आपने अच्छे से कहा, क्योंकि हमने मैन स्पेस एक्सप्लोरेशन के कोऑपरेशन का जिक्र भी हुआ, फिर कमर्शियल स्पेस डेवलपमेंट भी की बात भी है, और अभी हाल में ही इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन किया, जिसमें हम इंटरनेशनल नॉर्म्स सेट किया, जो हम हर एक देश जो मेंबर होते हैं अग्री कर रहे हैं। हमारी सीनियर एंकर पिनाज आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। पिनाज बताइए, क्या सवाल है आपका? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कि मार्गरेट ने इतनी अच्छी हिंदी जो है वो कहाँ से और कितने वक्त में सीखी है? इतनी धारा प्रवाह और इतने मुश्किल शब्दों के साथ वो हिंदी बोल रही हैं। और साथ ही उनसे ये भी जानिए कि दोनों नेताओं के बीच में, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, जिस तरह से कल बायलैटरल से पहले उनके घर पे वो गए, उससे पहले हमने देखा था जब व्हाइट हाउस में मोदी जी का स्वागत किया था, तो एक अलग बॉन्डिंग और केमिस्ट्री देखने को मिलती है। और आज भी जब G20 में उन्होंने वेलकम किया, तो जिस तरह से दोनों नेता न सिर्फ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, बल्कि कुछ बातचीत भी हुई वहाँ उनकी 2 से 3 मिनट रुककर। तो इस पर वो क्या कहेंगी? बिल्कुल पिनाज, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। आपने बहुत अच्छी आप हिंदी बोलती हैं। ये हिंदी आपने कहाँ से सीखी, कितनी मेहनत की, किस तरीके से आप इतना अच्छा हिंदी बोल लेती? कई साल पहले मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए आई हूँ, और वहाँ पे मेरी सहेलियाँ सब हिंदी बोल रही थी। मेरे दिवाली छुट्टी पे लैंडोर लैंग्वेज स्कूल गई, जो मसूरी में है, और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय में दाखिला लेकर गुजराती और उर्दू भी सीख लिया हमारे विदेश सेवा का काम के लिए। और मोहित पूछ डालिए, केम छो? गुजराती आती है? आती थी, एक जमाना हटा त्यारे गुजराती आवरती હતી। केम छो? मजामा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में कल दिखाई थी, और जो केमिस्ट्री दिखाई थी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केमिस्ट्री को आप किस तरीके से आगे देखती हैं दोनों देशों के रिलेशनशिप को लेकर? मेरा ख्याल में ये बस हमारे लोगों के बीच का रिश्ता का एक सिंबल है। और आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा और कुछ लोगों के साथ बात करनी है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मार्गरेट थी, और मार्गरेट ने सीधे तौर पर जिस तरीके से हिंदी में उन्होंने बातचीत की, निश्चित तौर पर हिंदुस्तानी कल्चर में वो लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हिंदुस्तानी कल्चर को वो समझ रही है, और आने वाले वक्त में जिस तरीके से वो कह रही हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान, भारत के बीच जो लगातार रिश्ते प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, वो नए आयाम को छूते हुए नजर आएंगे। यानी धरती से लेके अंतरिक्ष तक के संबंध लगातार जो है वो और बेहतर होते जाएंगे। सरफेस से लेके स्पेस तक और बेहतर रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, और हर मोर्चे पर जी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए भी हिंदुस्तान के बढ़ते मजबूत रिश्ते और भारत की उभरती हुई मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था भी जो है एक बड़ी वजह है कि अब पूरा चेंज ऑफ पैटर्न देख रहे हैं। पहले हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी, लेकिन अब आप देखिए कि विदेश विभाग में हिंदुस्तानी सीखने के लिए, चाहे चाइना में चले जाइए आप, या अमेरिका चले जाइए, जर्मन चले जाइए, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल, ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है, और अगर आपको कारोबार भी आगे बढ़ाना है तो उस देश की भाषा आपके लिए बेहद जरूरी है, संबंध बेहतर करने के लिहाज से भी। नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में शनिवार को अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकी देशों का हिस्सा बनना, जुड़ना, क्या चीन के दबदबे को कम करना, सरल शब्दों में यह माना जाए? मैं ये तो नहीं कहूंगा
जी शंकर प्रसाद सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पाई है, दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन यूनुस खान सर, मैक्रोन ने पहुंचते बहुत देर कर दी, पहला सेशन लगभग खत्म हो गया, लेकिन फ्रांस को क्या कुछ उम्मीदें G20 समिट से? आप तो फ्रांस में मौजूद हैं इस वक्त। जी देखिए, फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के जो दीगर ममालिक हैं उनके जो है हम देख रहे हैं कि उनके जो रहनुमा है वो फ्रांस से भी और यूरोप के दीगर ममालिक से भी जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि इस G20 में 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट शिरकत कर रहे हैं और यूरोपियन मीडिया इस चीज को लेकर बहुत खबरें दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो अभी अफ्रीका को इसमें डाला गया है G20 के, जो उनको मेंबरशिप दी गई है, तो मैं समझता हूं कि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी जो है वो डिप्लोमेसी है, बहुत बड़ी फतह है। और जो अफ्रीकन ममालिक है वो जो है उनकी जो हम देख सकते हैं कि पहले वहां पे चाइनीज जो है वो बहुत ज्यादा इनते वहां पे बिजनेस भी वो दे रहे हैं और वहां पे हम देख रहे हैं कि कर्जे भी वो दे रहे हैं। तो कम से कम अब हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वहां पे जितना वो एन हुआ है और ये जो एक बहुत बड़े जो यहाँ पे उनको उन्होंने चेयर दी है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी फतह है। और यूरोपियन यूनियन के जितने भी ममालिक है वो इसको बहुत सीरियस देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद और यूक्रेन रशिया जंग के बाद यहाँ पे हालात बहुत बदले हैं और ये चीजें जो है ये मेजर चीजें होंगी जो डिस्कस होंगी। बिल्कुल। और यूनुस खान साहब, यही वजह है कि इस बार का G20 जो है प्रगति मैदान का भारत मंडपम ये है G20 का महामंच, जहां बिखरे हैं भारतीय कला का हर रंग। नजारा इतना अद्भुत कि दुनिया भर की आंख थम जाए। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इस वक्त दुनिया का मेला लगा है। विश्व के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि मंथन के लिए मौजूद है। इस मौके पर जहां उभरते भारत की ताकत और न्यू इंडिया के उज्जवल भविष्य की झलक दिख रही है, वहीं दुनिया भारतीय परंपरा और संस्कृति से भी रूबरू हो रही है। भारत मंडपम के परिसर की साज सज्जा में भारत की विरासत और अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों का अनूठा संगम है। बाहर का नजारा जितना खास है, भारत मंडपम के अंदर का नजारा उतना ही विहंगम है। अंदर प्रवेश करते ही फ्रंट पर विजय का उद्घोष करती महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है, जो सदियों पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महिला शक्ति की अहमियत को प्रदर्शित कर रही है। भारत के कारीगरों, कामगारों, हस्तकारों का हुनर और साथ ही किस तरह से भारत के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स दुनिया भर में चर्चा के एक तरह से हम कहें केंद्र रहे हैं, उसका समूचा प्रदर्शन यहाँ पर इस एग्जीबिशन हॉल में किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस लकड़ी की मूर्ति को यहाँ पर सबसे फ्रंट पे रखा गया है, जो कि महिषासुर मर्दनी को यहाँ पर दर्शाने का कार्य किया गया है। यहाँ पर इस सेकुलर फोक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हुए ढोकरा का पूरा यहाँ प्रोसेस जो है, वैक्स प्रोसेस से बनी हुई जो मूर्ति है कास्ट की गई, वो आपको दिखाई दे रही है, जो कि भारत में किस तरह से सदियों से महिलाओं का अपना एक अनूठा और उत्कृष्ट स्थान रहा है समाज में, उसको दर्शाता है। G20 के कल्चर कॉरिडोर में रखने के लिए ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपि मंगवाई गई है। साल 2007 में यूनेस्को ने ऋग्वेद को वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। ऋग्वेद को दुनिया की पहली पुस्तक और पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है। माना जाता है कि ऋग्वेद ऋषियों की बोली है। G20 में कई देशों की फर्स्ट लेडी भी आई है। उनके लिए नेशनल आर्ट गैलरी को खास तरह से सजाया संवारा गया है, जहां पर वे भारत की सभ्यता और संस्कृति के रंगों से रूबरू हो सकेंगे। आर्ट गैलरी में कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ के म्यूजियम से बहुमूल्य कलाकृतियों को लाकर डेलीगेट्स के लिए रखा गया है। भारत मंडपम के प्रदर्शनी हॉल में भारत के फोल्क आर्ट यानी लोक कला को बेहद अहम स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति के पुरातन स्वरूप को दर्शाती लकड़ी से बनी मूर्तियां, जहां सभ्यता और विरासत का अनूठा संगम है, वहीं वैक्स से बनी कलाकृतियों में भारतीय जीवन दर्शन का स्वरूप परिभाषित हो रहा है। भारत मंडपम के ऑडिटोरियम में अलग अलग राज्यों की लोक कलाओं और लोक संस्कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। समिट हॉल की दीवारें रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है। हॉल में बिहार की मधुबनी पेंटिंग और मुरादाबाद की ब्रास आर्ट को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इसे आगरा के स्टोन वर्क से सजाया गया है। यहाँ पर भदोही से मंगाए गए कालीन बिछे हैं,
तो सेंट्रल एरिया की शोभा कश्मीर से मंगाए गए कालीन बढ़ा रहे हैं। मकराना मार्बल से फर्श चमक रहे हैं तो सीलिंग के लिए राजस्थान और गुजरात से पेंटिंग लाई गई है। दुनिया के सामने अलग अलग राज्यों की कला संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। भारत मंडपम के शिल्प बाजार में गुजरात के स्टॉल में मोदी जैकेट के साथ पाटन का पटोला प्रदर्शित किया गया है। वहीं राजस्थान की कलाकृति भी विदेशी डेलीगेट्स के सामने रखे गए हैं। महाराष्ट्र की ट्राइबल पेंटिंग को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर बांस से बने आर्ट और क्राफ्ट के साथ कोल्हापुरी चप्पल को रखा गया है। साथ ही कश्मीर के 15वीं शताब्दी की चटकीले रंग वाली मेशे पेंटिंग, चिनार की पत्तियों वाली काशीदाकारी, पंजाब के फुलकारी और हिमाचल के चंबा रुमाल को भी जगह मिली है। यूपी की चिकनकारी, उत्तराखंड की बिच्छू बूटी, हरियाणा की दरी और मणिपुर की कोना टोकरी सहित दूसरे राज्यों के उत्पादों से क्राफ्ट बाजार को सजाया गया है। ये सर एक ढोला मारू की कृति है जो राजस्थान के प्रेमी हुए थे। ढोला और मारू जो केमल के ऊपर सवारी होती है उनकी, वो दिखाया गया है इसमें। और ये सारे नेचुरल कलर है जो हम हाथ से बनाते हैं और सारा हाथ से ही पेंट किया हुआ सारा काम। राजस्थान स्टोन के लिए विख्यात है। अलग अलग तरह के स्टोन, चाहे संगमरमर हो या पर आप देखिए उस पर होने वाले विभिन्न तरह के नक्काशियाँ हों, कारीगरी हो, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहेजा गया है, संवारा गया है। भारत की जो अलग अलग विविधताएं हैं उसको स्वरूप और रूप जो है पत्थरों के जरिए दिया गया है। भारत मंडपम के वीवीआईपी लॉबी को पंच महाभूत की थीम पर बनाया गया है। 3rd फ्लोर पर एक बेहद खास एम्फी थिएटर बनाया गया है जो डिजिटल इंडिया के साथ साथ भारतीय संस्कृति की वैश्विक गूंज का जय घोष है। यहाँ का गीता हॉल सबसे खास है जिसमें दुनिया श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से रूबरू हो सकती है। G20 को लेकर पूरी दिल्ली सजी हुई है। पारंपरिक खाने से लेकर पारंपरिक संगीत को भी ध्यान में रखा गया है। भारत मंडपम के प्रदर्शन क्षेत्र में कलाकार अपने संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इंतजाम ऐसे है कि विदेशी मेहमान नए भारत की बेहतरीन छवि लेकर अपने देश वापस लौट सकें। टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत जुड़ चुके हैं। लेकिन मनोज सर, बड़ा सवाल ये कि अफ्रीकी देशों का जुड़ना अफ्रीकी देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, दुनिया के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का आर्थिक माहौल है जिसकी शुरुआत में भी हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह, क्या उसको लेकर कोई रोड मैप नजर आता है आपको इस G20 समिट से, जो ग्लोबल हालात हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर? देखिए, ऐसा है कि जो आज की डेट पे इकोनॉमिक हालत है पूरे संसार में, उसमें दो चीज़ें मेन है। एक तो देखिए जो कोविड हुआ, कोविड के बाद पूरे दुनिया में जो सप्लाई चेन जो चेन होती है उसमें अफेक्ट पड़ा और उसके कारण प्लस डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। लॉकडाउन काफ़ी सारे कंट्रीज़ में रहा, तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी एक तरीके से हिल गई थी। और जब तक वहाँ थोड़ी स्थिति ठीक होती और जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे, ऑयल प्राइसेस में जो चेंजेस आए और वहाँ से जो ग्रेन एक्सपोर्ट होता था और उसमें जिस तरीके से तंगी आई, तो वो सारे इश्यूज ऐसे थे जिसके कारण कि अर्थव्यवस्था और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब इसको ठीक करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसमें क्या हुआ कि चेंजेस जो पहले क्या था कि चाइना एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, आज चाइना की भी इकोनॉमिक हालत कोई अच्छी नहीं है, वो उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे ख्याल से जो G20 में जितने भी इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करें या अगर हम वर्ल्ड बैंक में के जो रिफॉर्म्स की बात करें, वर्ल्ड बैंक में जो रिफॉर्म्स होंगे उस रिफॉर्म्स के कारण जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसी तरीके से इस बारी जैसे उम्मीद है कि MOU साइन होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में, कि गल्फ़, इंडिया और यूरोप, इनको कनेक्ट करने के लिए शिपिंग और पोर्ट, रेल, इसका एक जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए MOU साइन होगा। उसी तरीके से दूसरा जो प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं वो है ट्रांस अफ्रीका में जो रेलवे नेटवर्क है उसकी बात कर रहे हैं, ताकि वहाँ के जो मिनरल्स हैं उन्हें और वो जो मिनरल्स है वो बाहर जा सकें
और जो ट्रेडिंग अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ठीक से हो सके। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वो हैं जो कि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को हेल्प करते हैं जी। तो मेरे ख्याल से G20 का यही एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, बाकी जो भी डिक्लेरेशन होगा, वो तो सारा का सारा ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि इस साल भी होगा और आने वाले टाइम पे भी होगा। जी सर। और जो मोटो भी है इस G20 जो समिट हो रही है उसका कि वसुधैव कुटुंबकम, और जिसको उन्होंने एक और रूप में भी बताया कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो आज इसके ऊपर चर्चा भी हुई। तो मुझे लगता है मोदी जी का ये जो मंत्र है कि आप अपने डिफरेंसेस भुला के, डिवीज़न भुला के आप एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह आगे बढ़िए, तो उससे दुनिया की जो गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कोविड की समस्या आई, उसके बाद यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया में डिवीज़न हुआ, उन सब को ओवरकम करने में आसानी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस तर्ज के ऊपर काम करते हुए अगर भारत ने इस G20 समिट में एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें ये सब मुद्दे अगर हार्मोनाइज कर सकें, अगर कर दिया तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऑलरेडी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत ने इसके साथ साथ इस सारी कॉन्फ्रेंस को एक पीपल ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस भी बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने कम से कम 200 से ऊपर मीटिंग की, 60 जगह से 60 सिटीज़ से ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस को किया, और सारी स्टेटों में, सारे ही यूनियन टेरिटरी में कोई ना कोई इवेंट हुई। तो इसको पीपल सेंट्रिक बना के भी उन्होंने एक किस्म के, इसको एक एलीट इवेंट नहीं रहने दिया, इसको बल्कि पीपल ओरिएंटेड एक इवेंट बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच दिल्ली में लगने वाला है। G20 के देशों के मुखिया तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वैसे तो इस मंच पर कई मुद्दों पर महामंथन होगा, लेकिन एक अहम मुद्दा है सस्ते कर्ज का, जिसे लेकर भारत शुरू से ही मुखर रहा है। पीएम मोदी का मानना है कि कर्ज संकट वास्तव में दुनिया, खासकर विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। पीएम मोदी ने G20 अध्यक्षता के तहत बढ़ती कर्ज समस्याओं का सामना करने वाले देशों की मदद के लिए कर्ज के रीस्ट्रक्चर पर लगातार जोर दिया। इसकी वजह है चीन जैसे देश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कर्जदाता माना जाता है। चीन ऋण पुनर्गठन के कुछ प्रस्तावों पर सहमत नहीं है। हालांकि बड़ी तादाद में G20 सदस्य देश कम आय वाले देशों को संकट से मुकाबला करने में मदद की वकालत कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 70 से अधिक कम आय वाले देशों पर कुल 326 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। गरीब देशों पर कर्ज का बोझ कम करने के मकसद से G20 शिखर सम्मेलन में इस बार मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF के व्यापक सुधार करने पर भी चर्चा होगी। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत का मानना है कि ये संस्थान करीब 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने थे। तब से अब तक दुनिया में कई बदलाव हो चुके हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ चुका है, इसीलिए इन्हें आज के हिसाब से मजबूत बनाया जाए। दरअसल G20 समिट में भारत और अमेरिका का एक बड़ा एजेंडा है चीन के कर्ज के जाल से गरीब देशों को बचाना। गरीब देशों को कर्ज संकट से छुटकारे के एक समाधान के लिए G20 एक बड़ा मंच हो सकता है। चीन को ये लगने लगा है कि G20 यानी जो दुनिया के 20 प्रभावशाली देशों का समूह है, वो उससे ऐसे कठिन सवाल पूछ सकता है, और यही वजह है कि चीन अब इन बड़े देशों के ग्रुप के सामने आने से बचने की राह ढूंढ रहा है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश गरीब देशों को दिए जाने वाले कर्ज में बड़ी रियायत के पक्ष में हैं। अमेरिका वर्ल्ड बैंक से भी रियायत के लिए कहता रहा है, लेकिन चीन अपने रुख पर कायम है। चीन का कहना है उसने जो कर्ज दिए हैं वो पूरा का पूरा चुकाना होगा। चीन इसके लिए कर्जदाता देशों पर दबाव भी बना रहा है। भारत का मानना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन और दूसरे निजी क्षेत्र के बैंकों पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो गरीब देशों को दिए गए कर्ज को माफ करें, सामूहिक रूप से कटौती करें। भारत ने दो टूक शब्दों में चीन को नसीहत दी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कटौती करे और ये फंड चीन के कर्ज निपटाने के लिए इस्तेमाल हो। वो देश जो चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, जो BRI का हिस्सा थे, वो भी अब चीन से अपना पिंड छुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी अब IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं ताकि उनको बेल आउट पैकेज मिल सके और वो किसी तरह से चीन को साइडलाइन कर सके।
दरअसल किसी विकासशील देश को पश्चिमी देश या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं 1% की दर पर कर्ज देती हैं। कर्ज चुकाने की अवधि भी लंबी रखते हैं ताकि वित्तीय संकट से जूझ रहे देश अपने पैरों पर फिर खड़े हो सकें। जबकि चीन 3 से 4% पर कर्ज देता है और चुकाने के लिए सिर्फ 10 साल का समय देता है। इतने कम समय में इतना महंगा कर्ज कई देश नहीं चुका पाते और वो चीन के गुलाम बन जाते हैं। जिबूती, लाओस, जाम्बिया, किर्गिस्तान जैसे देशों पर चीन का कर्ज बढ़कर उनके जीडीपी के 20% से भी ज्यादा हो चुका है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को और जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रही है ताकि गरीब देश चीन जैसे देशों के कर्ज जाल में ना फंसे। टीम न्यूज नेशन। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस समिट में नहीं आए। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो जिसके कारण कि वो समिट में नहीं आए। देखिए, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो चाइना का कोई है नहीं कि वो क्यों नहीं आए। हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आज वो होते तो एक उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती, क्योंकि वो अपने आप को ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर देखते हैं और उसी तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी का अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट करना और उनको परमानेंट मेंबर की तौर पे शामिल करना और जिनपिंग का बाकी लोगों के साथ बैठ के तालियां बजाना, तो वो मेरे ख्याल से उनकी ईगो को हर्ट करता। और जहाँ तक इसका सिग्निफिकेंस, अब ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। तो ये सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ अब डेवलपमेंट के पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर अपने कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं। एक अफ्रीका के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर 55 देश हैं और 55 देशों में उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, सोसाइटी के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग ट्राइब्स, पॉवर्टी बड़ा इशू है, ह्यूमन इंडेक्स में बहुत पीछे है, वो सारे इश्यूज हैं। तो अगर उनको डेवलप्ड वर्ल्ड का, यूरोपियन वर्ल्ड का या जो G7 जो इसका जो मेंबर है, उन सब का पूरा सपोर्ट मिलता है और जो ये मल्टीलेटरल बैंक्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF है, उनमें रिफॉर्म्स होते हैं और वहाँ जो फंडिंग है, उन फंडिंग का इनको जेन्युइन तरीके से अगर फ़ायदा मिलता है तो मेरे ख्याल से इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। अभी तक उनके पास चाइना को छोड़कर और कोई कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है उनके पास। बढ़ना सिर्फ और बाकी अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी वहाँ बहुत हैं, कॉपर वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो और अगर इन सब चीज़ों का सही यूटिलाइजेशन हो और वो पैसा वहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में अगर लगे, वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में लगे, तो मेरे ख्याल से अफ्रीका के लिए इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। वहाँ के लिए बहुत गेम चेंजर होगा। वहाँ की सोसाइटी और जितने भी वहाँ के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये सारा का सारा पैसा खर्च हो सकता है। देखें, अगर आप माजी में भी देखें तो भारत और फ्रांस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मिसाली है। फ्रांस वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने हर फोरम पर जो भारत की सपोर्ट की है। जब एटमी धमाके हुए तो वाहिद यूरोपियन मुल्क फ्रांस था जिन्होंने जो है वो भारत की जो है वो हिमायत की थी। तो हम देख सकते हैं कि फ्रांस के दरमियान जो और इंडिया के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, वो बहुत वसी हैं। मोदी जी का एक विजिट हुआ था और हमने देखा कि किस तरह यहाँ के कौमी दिन पर उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो ये चीजें अहाता करती है कि फ्रांस और हिंदुस्तान के जो दरमियान जो ताल्लुकात हैं इस वक्त, यूरोप में अगर किसी मुल्क के सबसे बेहतर ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ है तो वो फ्रांस है। और फौजी लिहाज से भी है, कारोबारी लिहाज से भी, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट है उनको यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर शुबों में, चाहे वो कल्चर हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कारोबारी हो, दिफाई हो, फ्रांस और जो इंडिया है ये एक बहुत बड़े पार्टनर है एक दूसरे के साथ। इस चमकते दमकते भारत मंडपम में होगा महामंथन। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ तमाम देश भविष्य को लेकर खाका तैयार करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। लेकिन सवाल है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत का एजेंडा क्या होगा? भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत को मौका मिला है कि वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करे और विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरे। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान भारत का फोकस कई मुद्दों पर होगा जिनमें जलवायु संकट भी अहम है। दरअसल भारत के अलावा कई देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी।
भारत G20 सम्मेलन में इस फंड के क्रियान्वयन के लिए बात रख सकता है। विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद पर फोकस कर सकता है ताकि विकासशील देश जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इसके अलावा भारत के एजेंडे में आर्थिक विकास भी अहम है। भारत दुनिया के लिए एक देश से ज्यादा एक बाजार है, जहां अपनी दुकान लगाने के लिए बाकी देशों में होड़ मची हुई है। भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू किया है। दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिले, भारत इसकी कोशिश कर रहा है। भारत वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय पर जोर दे रहा है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की मांग को मजबूत कर रहा है। Under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, the focus and the vision of India G20 presidency has been to bring focus to the global discourse, to issues which make a difference to people's lives. G20 शिखर सम्मेलन के जरिए भारत डिजिटल के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है और ये सबसे बढ़िया मौका है। दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत जैम यानी जन धन आधार मोबाइल के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति की विशेषता का लाभ भी दूसरों को दे सकता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पीएम मोदी दुनिया में नजरअंदाज किए जा रहे मुल्कों की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, बल्कि हर मंच से दुनिया को इसकी जरूरत का भी एहसास कराया। जाहिर है, अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाता है तो G20 में भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। भारत ने G20 के सदस्य देशों के अलावा दूसरे देशों को भी सम्मेलन में बुलाया है। मसलन इस बार इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और UAE को आमंत्रित किया है। भारत को इनसे रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। G20 सम्मेलन के जरिए भारत को अपना सामर्थ्य और कारोबार बढ़ाने का भी बेहतरीन मौका है। भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेगा। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। भारत में निवेश बढ़ेगा और चीन की चुनौती से मुकाबला करना आसान होगा। टीम न्यूज नेशन। टॉपिक हैं जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे डिफेंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सब के क्षेत्रों में जो भारत के लिए इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सब में भारत और US जो हैं वो आपस में कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं, रजामंद हैं। और उसके साथ अगर ये जो सिविल न्यूक्लियर डील है, ये भी इसके ऊपर भी बात अगर आगे बढ़ती तो अच्छा रहता। पर जो कल इन्होंने एग्री किया है वो भी कुछ कम नहीं है। जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, उसके साथ हमारे पैसे ही काफ़ी अच्छे संबंध हैं। मैक्रोन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होगी और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी जो एक दो मुद्दे हैं, खास करके राफेल के जो बाकी जो फाइटर प्लेन लेने के हैं या स्टूडेंट के साथ या पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ाने की जो बातें हैं, उसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसके साथ हमने देखा था कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी भारत के साथ कुछ डिफेंस रिलेटेड समझौते किए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिनके साथ भी प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, काफ़ी जो हेड ऑफ स्टेट हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनके साथ जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो काफ़ी नतीजे अच्छे भारत को मिलने की उम्मीद है। ओके सर। मनोज सर, आज ब्रिटिश पीएम ने कहा कि वैश्विक विकास को आने वाले वक्त में बहाल करेंगे, इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, इसका ऐसा है कि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसकी इकोनॉमी डेवलप हो। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इन्फ्लेशन की वहाँ, और दूसरा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वहाँ बहुत बड़ी मार पड़ी है। तो आज की डेट में उनके सामने, हर कंट्री के सामने ये एक पॉलिटिकल समस्या है। वो लोग, उन्हें जितना अपना पैसा हेल्थ में खर्च करना चाहिए था, तो इंग्लैंड की वो क्षमता नहीं है कि वो पैसा हेल्थ में खर्च कर सकें। और इंग्लैंड तो एक छोटा एग्जाम्पल है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की हालत आज की डेट में वही है। और यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरीके से एनर्जी के प्राइसेस वहाँ बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम वहाँ बढ़े हैं, और उसके कारण उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसीलिए उनका कहना ये है कि आज की डेट में इस मुश्किल वक्त पे, जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे के पूरे संसार में है
और जो भी घटनाएं पिछले 2-3 साल में घटी हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो वॉर हो यूक्रेन की, तो उन सबको देखते हुए अर्थव्यवस्था पे, सभी की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा है। और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सारे देश मिलकर ही काम करें। बिल्कुल। और देखिए उसी रेफरेंस में मनोज सर, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आ रही है आपसे कुछ देर पहले की, जो बाइडेन है ब्राज़ील के मुखिया हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के मुखिया जिनका जिक्र आप कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे दिल्ली से उनका जो सफ़र है वो शुरू हुआ है। जब आप ग्लोबली समानता की बात करते हैं, वैश्विक विकास की बात करते हैं, तो उसमें आने वाले वक्त में वर्ल्ड बैंक की भूमिका और ज़्यादा अहम होने जा रही है। जी हाँ, लगता तो यही है। जैसे कि इस G20 की समिट में वर्ल्ड बैंक में जो रिफॉर्म्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और साथ ही यूएस कांग्रेस से अभी $25 बिलियन सैंक्शन होंगे इसके लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए। जब ये पैसा आ जाएगा, प्लस बाकी कंट्रीज़ में भी जो बाकी कंट्रीज़ भी पैसा देंगे, तो उसके बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे होंगे न कि जिनको कि फ्रेश लोन दे सकेंगे काफ़ी कम कर्ज पे, इंटरेस्ट पे। बिल्कुल। बाइडेन भी यहाँ पर मौजूद है। रक्षपाल सर, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन, अफ्रीकी देशों की एंट्री सिर्फ कारोबार तो नहीं होगा, सामरिक लिहाज से कुछ और मतलब सर इसका? जी बिल्कुल, ये तो एक अच्छी शुरुआत की है भारत ने अफ्रीकन यूनियन को डाल के। आपको पता है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कई फोरम में जाके उसको कई बार मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो उसके लिए वोटिंग ज़रूरी है। और वोटिंग आपको पता है कि 54 कंट्री हैं अफ्रीका के जिनको भारत रिकॉग्नाइज़ करता है, तो उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने इस G20 की रनअप में एक ग्लोबल समिट, साउथ समिट भी की थी, उसमें कई देशों के, जिसमें काफ़ी अफ्रीका के रक्षपाल सर, जो आप कह रहे हैं सर, वो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम पर 50 से 55 वोट और यहाँ पर मिल रही हैं आज के इस फैसले से भारत को। जी, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के जो देश हैं जो कि मोस्टली ग्लोबल साउथ को बिलोंग करते हैं, अब अफ्रीकन यूनियन भी मेंबर बन गया G20 का, तो भारत को सटनली इससे कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। मनोज सर, ये एक अलग एंगल है सर जिसको डिकोड किया अपने अनुभव से रक्षपाल सर ने। जी हाँ, देखिए अफ्रीकन कंट्रीज़ का तो भी सपोर्ट हमें मिलेगा ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन की आज की डेट में जो सिग्निफिकेंस है पहले वाली थी, वो उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस आज की डेट में है नहीं। तो मेरे को तो लगता है कि G20 ही कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी कॉन्सेंसस होता है, जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन होते हैं, वो कम से कम एक मॉरल बाइंडिंग सारे मेंबर कंट्रीज़ पर हो जाते हैं, और यहाँ एक्शन भी होता है, डिसीजन भी होते हैं। ठीक है। क्या इसका मतलब ये भी है रक्षपाल सर, आने वाले वक्त में वर्ल्ड बैंक में एक बड़ा सुधार और IMF में एक बड़ा सुधार, उस दिशा में हम बढ़ेंगे इस समिट से? जी, भारत का ये जोर रहा है कि जितने भी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको पूरी तरह से रिवैम्प किया जाए, ताकि वो जो आजकल की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक चलें। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कोविड आया उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, यूक्रेन जो वॉर है उससे और भी ज़्यादा लगा, तो सारे जो कंट्रीज़ हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, और मोस्टली ये अफ्रीका वगैरह को बिलोंग करते हैं, उन सबको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन सबको निपटाने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि ये जो मल्टीलैटरल बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसा सुधार लाया जाए ताकि ये इन लोगों की ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा कर सकें। जैसे डेट का प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी बार बार बात हो रही है, अगर हम इनको प्रेजेंट नॉर्म के ऊपर चलाएंगे तो इन कंट्री, बहुत से कंट्री डेट में ही रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इनकी रिवैम्पिंग बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि भारत ने जितने भी ये कोशिश की है इस G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान कि इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक